Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is Day 19 of your Smart अध्ययन सीरीज. सबसे पहले कमेंट में सब लोग अटेंडेंस लगाओ, जो भी वीडियो देख रहे हो वो अटेंडेंस लगाओ कि आप प्रेजेंट हो. ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट हो तभी मैं भी प्रेजेंट हूँ. राइट, चलो स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं. स्पीकर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 93. राइट, स्पीकर क्या होता है? लोकसभा का चेयरमैन होता है. राइट, लोकसभा में चेयरमैन कौन है? स्पीकर है. राइट, तो लोकसभा का जब सत्र शुरू होता है तो सुबह 9 बजे से शुरू होता है और दोपहर में 3 बजे तक लगभग चलता है. तो इस तरह 93 मेन आर्टिकल है, वो याद रखना. वैसे तो 93 से 97 तक स्पीकर के बारे में ही है, बट 93 स्टार्टिंग वाला याद रखना. 93 राइट, जिसमें स्पीकर होना चाहिए, ये बात की गई है. पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्पीकर की बात करो. द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ओरिजिनेटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, जो मॉन्टेग्यू कॉन्फर्ड रिफॉर्म आया था ना, उसी के तहत स्पीकर को ऑफिस बनाया गया था. और जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, वो ही वॉज जीवी मावलांकर. इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलांकर. ठीक है, गणेश वासुदेव मावलांकर नाम था. मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए तो डरना मत. ठीक है, जीवी मावलांकर. कैसे याद रखोगे? पहले स्पीकर जेब में मावा लेकर आए थे, उनको भूख लगी हुई थी. ठीक है, तो सुबह 9 से 3 बजे तक बैठना है, तो जेब में मावा लेकर आए थे जीवी मावलांकर. ठीक है, पहले स्पीकर थे लोकसभा के. कब से कब तक थे ये? 1952 से 1956 तक. राइट, और याद रखना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें भी ये स्पीकर थे. जो संविधान बना रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें भी ये स्पीकर हुआ करते थे. ठीक है, 1946 से 1952 तक ये उसमें भी स्पीकर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी. उसके बाद ये लोकसभा के स्पीकर बना दिए गए 1952 से. तो ये फैक्ट इनके बारे में याद रखना. लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं उसके मेंबर्स. और स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. ठीक है, जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा. ठीक है, द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लोकसभा. जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक स्पीकर ऑफिस में रहते हैं. अच्छा, स्पीकर को रिज़ाइन कैसे देना है और रिमूवल कैसे होगा? स्पीकर कैन रिज़ाइन इन विच केस द डिप्टी स्पीकर एज्यूम्स चार्ज. स्पीकर रिज़ाइन करेगा तो डिप्टी स्पीकर चार्ज ले लेगा. द लोकसभा कैन रिमूव द स्पीकर थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी. लोकसभा स्पीकर को रिमूव कर सकती है बाय ए रेजोल्यूशन पास बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी. ठीक है, अब आप सोचोगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस. जो हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, मतलब जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, उसके कितने मेंबर होंगे, उसमें से कुछ सीट्स वैकेंट होंगी, तो वैकेंट सीट्स को माइनस कर दो. ठीक है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आएगी. राइट, अब अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. सभी लोकसभा के मेंबर से एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा. और कैसे? 14 डेज एडवांस नोटिस देकर. राइट, और ऐसा जो भी रेजोल्यूशन है, इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा. स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन मूव किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा. राज्यसभा का कोई रोल नहीं है. राइट, द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर ओन रिमूवल प्रोसीडिंग्स बट कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड कैन ऑल्सो इन केस ऑफ टाई. ऐसे देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में कभी वोट नहीं करते हैं. स्पीकर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है. राइट, जब स्पीकर को लगेगा कि इक्वल वोट पड़े हैं तभी स्पीकर वोटिंग करता है. लेकिन जब उसके रेजोल्यूशन रिमूवल की बात हो रही होती है तब स्पीकर हाउस को प्रिसाइड ही नहीं करते हैं. ठीक है, अब जब प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं हाउस को, तो एक नॉर्मल मेंबर हो गए हाउस के, और नॉर्मल मेंबर हो गए तो फिर वोट कर सकते हैं पहले इंस्टेंस में. और लेकिन अगर टाई हो रहा है तब भी स्पीकर वोट कर सकते हैं, यानी उनका रिमूवल चल रहा है तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में भी वोट कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन केस ऑफ द टाई. तो ये चीज़ याद रखना. इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व्ड द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स. जैसे ही लोकसभा डिजॉल्व होती है उसके बाद भी स्पीकर कंटिन्यू रहते हैं जब तक नई लोकसभा की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक. तो इतनी बातें आपको स्पीकर के रिमूवल वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए. स्पीकर के फंक्शंस की बात करें तो स्पीकर का काम होता है ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करना हाउस के अंदर. राइट, देखो यहाँ पे है लिखा है स्पीकर एक्ट्स एज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. राइट, यहाँ पे बात की जा रही है फाइनल इंटरप्रेटर कैसा, कि हाउस के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो होंगे. ठीक है, क्या प्रोसीजर होंगे, क्या रूल होंगे, वो सारी चीज़ें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पीकर उस पर फाइनल इंटरप्रेटर होगा. राइट, और दूसरी चीज़, जितने भी स्पीकर के लोकसभा के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है,
कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, वो सब स्पीकर जो है फाइनल इंटरप्रेटर होगा उन चीज़ों का। बट याद रखना ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कैसे फॉलो करना है, प्रेसिडेंट्स को कैसे फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है, वो भी स्पीकर डिसाइड करता है। नॉर्मली स्पीकर पहले वोट में, पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करता, बट कास्टिंग वोट करता है जब टाई हो जाता है, ठीक है, किसी मुद्दे पे टाई हो गया, इक्वल वोटिंग हो गई पक्ष और विपक्ष, मतलब लीडर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से, अगर आपकी पक्ष और विपक्ष दोनों की सेम वोटिंग हो गई, ठीक है, टाई हो गया, तब स्पीकर कास्टिंग वोट करेंगे, याद रखना। प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108, ठीक है, जॉइंट सेटिंग होती है, उसका आर्टिकल है 108, ठीक है। तो उसमें कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, जो कि दोनों हाउस की मीटिंग हो रही है, लेकिन प्रिसाइड कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहा है, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर रहे हैं। जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल 108 है, 108 है, कैसे याद रखोगे, देखो 108, और जॉइंट सीटिंग में क्या हो रहा है, दोनों हाउस के लोग एक साथ आए, एक साथ आए ना दोनों हाउस के लोग, तो एक साथ आए 108, दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है, एक साथ आए 108, दोनों एक जैसा ही साउंड कर रहा है, तो याद रखना, ठीक है, दोनों हाउस के लोग एक साथ आए 108, ठीक है। कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, चाहे तो स्पीकर सीक्रेट सिटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस, राइट। डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर डिसाइड करता है ये बिल जो आया है ये मनी बिल है या नहीं, उसका डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ठीक है। इशूज सर्टिफिकेट्स इफ अ बिल इज डिक्लेयर्ड एज अ मनी बिल, अगर बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया तो स्पीकर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। स्पीकर एक और क्वेश्चन पे डिसीजन लेते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है क्या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर होना चाहिए अंडर द 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो याद रखना कि फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का होता है, लेकिन वो जो डिसीजन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये कौन से केस में कहा गया कि हो तो होलन के केस में, कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल तो है, बट ऐसा नहीं कि जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है कि हो तो हिलोन केस में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। याद रखना लोकसभा की जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उन सबके चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का काम स्पीकर का ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती मत करना कि सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर होता है, चेयरमैन को अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा के चेयरमैन को अपॉइंट करता है स्पीकर, राइट, और उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। लेकिन 3 ऐसी कमिटीज़ हैं जिसके स्पीकर खुद चेयरमैन होते हैं। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ 3 पार्लियामेंट्री कमिटी, दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी एंड जनरल पर्पस कमिटी। इन तीनों कमिटी को स्पीकर खुद चेयरमैन होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब स्पीकर भी हैं और इन तीनों कमिटीज़ के चेयरमैन भी स्पीकर ही होते हैं, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स और जनरल पर्पस कमेटी के स्पीकर खुद चेयरमैन होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको स्पीकर पढ़ाया है इसलिए पढ़ाया क्योंकि स्पीकर बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी का हो, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा स्पीकर से पूछते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो स्पीकर अच्छे से आपका तैयार हो गया एक बार। अभी अटॉर्नी जनरल देख लेते हैं, कई बार अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में कन्फ्यूज़ कर देता है एग्जामिनर, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों ही एक साथ देख लेते हैं। चलो, जो अटॉर्नी जनरल की बात है तो आर्टिकल 76 और पार्ट 5 में है, ठीक है। ये क्या होल्ड पोजीशन कौन सी अटॉर्नी जनरल की, एज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं अटॉर्नी जनरल, याद रखना, अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, राइट। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल भी याद करने का अच्छा तरीका है, 5, 6, 7 उल्टा लिख दोगे तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल और पार्ट दोनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पार्ट 5, 6, 7 ऐसे उल्टा लिखोगे ना अगर, तो आपको अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल और पार्ट भी याद हो गया, राइट। अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं और इनकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि अटॉर्नी जनरल मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए अटॉर्नी जनरल, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व कर चुके हों फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, या फिर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हैं एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट उनको एमिनेंट जूरिस्ट समझता हो। ये 3 कंडीशन है अटॉर्नी जनरल के लिए, या तो हाई कोर्ट में जज हों 5 सालों के लिए, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट हों 10 सालों के लिए कम से कम, या फिर प्रेसिडेंट उन्हें एमिनेंट जूरिस्ट समझता हो। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपको अटॉर्नी जनरल की पदवी मिलेगी, राइट। अब ये बताओ क्या अटॉर्नी जनरल की जो कुर्सी है वो फिक्स है, टेन्योर फिक्स है? नो, इट्स नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशनली कंटिन्यूज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा अटॉर्नी जनरल की पोस्ट भी चली जाएगी, तो वो तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को, कॉन्फिडेंस को एंजॉय करता है, ठीक है। होल्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अपना ऑफिस अटॉर्नी जनरल
प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करते हैं। बस इतनी बातें आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ लिखी नहीं है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल के पास एक राइट होता है। क्या राइट होता है? राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें अटॉर्नी जनरल एज एन ऑडियंस जाके बैठ सकते हैं। राइट ऑफ ऑडियंस है उनके पास। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल के पास एक और पावर है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, फिर भी वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट वोटिंग। वोट नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं है ना, तो विदाउट वोटिंग वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो याद रखना अटॉर्नी जनरल के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखी नहीं है, लिख लो। ठीक है, कि वो सभी कोर्ट्स ऑफ इंडिया में उनके पास राइट टू ऑडियंस है और साथ ही साथ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भी उनको बैठने का मतलब हक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। राइट, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब जैसे अटॉर्नी जनरल यूनियन लेवल पे होते हैं वैसे ही एडवोकेट जनरल जो हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। सेम चीज़ है। ठीक है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। इनका आर्टिकल है 165 से और पार्ट 6 में है। वो क्या थे? पार्ट 5 में थे। आर्टिकल 76 यहाँ पे क्या है? पार्ट 6 और आर्टिकल 165। कैसे याद रखोगे? आप किसी की एडवोकेसी कर रहे हो, राइट, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि 5 + 1 6 होता है। आपका काम ही ये है प्रूफ करना कि 5 + 1 = 6। ये प्रूफ करने गए हो आप कोर्ट में। 5 + 1 = 6, पार्ट 6। ऐसे करके एडवोकेट जनरल का आर्टिकल हल्का सा दिमाग में घुसा लो, इतना घुसा लो कि ऑप्शन देख के याद आ जाए बस। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर करते हैं अपॉइंट। याद रखना इस चीज़ को। और ये जज ऑफ हाई कोर्ट, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, राइट, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और जुडिशियल सर्विस में कभी ना कभी रहे हों। ये क्वालिफिकेशन है एडवोकेट जनरल। जुडिशियल सर्विस में एटलीस्ट 10 ईयर्स में रहे हों, 10 ईयर्स के लिए रहे हों स्टेट की जुडिशियल सर्विस में, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, लगभग वही सेम क्राइटेरिया हैं जैसे अटॉर्नी जनरल के हैं। तो इतनी बातें आपको एडवोकेट जनरल के बारे में याद रखनी है, राइट। एक नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन इंडिया। ये देख लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का इवोल्यूशन एक बार देख लो कैसे कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले 1687 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बना? मद्रास में बना। 1687 में, याद रखना, पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था मद्रास में। उसके बाद 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने थे बॉम्बे और कलकत्ता में। सबसे पहले मद्रास में बना, फिर बॉम्बे और कलकत्ता में बना 1726 में। उसके बाद 1870 का लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन आया। बहुत लोगों को लगता है सबसे पहले यही शुरुआत हुई, लेकिन लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन के पहले भी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बन चुके थे। ठीक है, 1870 में लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आया था। उसने बात की थी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, राइट। सबसे पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कब की थी? लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन में, जो कि 1870 में था। फिर 1882 में आया लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन आया उसमें बात की गई मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में। तो 1882 से कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात ऑफिशियली शुरू हुई। इट वॉज पास्ड, लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन। ठीक है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है ही इज़ अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा रेजोल्यूशन लेकर आए थे साफ साफ। फिर 1907 में एक रॉयल कमीशन बिठाया गया ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के आसपास एक रॉयल कमीशन बिठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के। एंड देन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज मेड ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। बताया था ना आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दो तरह के सब्जेक्ट्स है, डायरेक्टली स्टैब्लिश की गई थी प्रोविंसेस में। तो दो तरह के सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, ठीक है, वो देखते थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इलेक्टेड लोग हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लोग उस पर देखते थे। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिजर्व में डाल दिया गया था और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कुछ हल्के जो टॉपिक्स थे उनको डाल दिया गया, राइट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाला गया था, राइट। ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी आरबीआई के जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ना, उनको पढ़ लो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस समय, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लो कि बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सब एक बार देख लो। बैंक रेट होता है मिनिमम रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। इसमें तो सब समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। आरबीआई लॉन्ग टर्म पे कमर्शियल बैंक्स को जो लोन देता है वो बैंक रेट पे देता है, ठीक है, बैंक रेट पे देगा। दिस इज़ यूज्ड एज अ टूल टू कंट्रोल क्रेडिट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, राइट। अब आरबीआई ये लोन जितना महंगा देगा, जितने महंगे रेट पे देगा, इसका मतलब आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। मनी जो है मार्केट में फ्लो हो उसको रेगुलेट करना चाह रहा है आरबीआई, इसलिए बैंक रेट का यूज़ हो रहा है। आरबीआई ये जो बैंक रेट पे लोन देता है ये ओवरऑल
जितने भी लेंडिंग रेट्स हैं इकोनॉमी में वो सबको इम्पैक्ट करता है, राइट। अगर आरबीआई का बैंक रेट ज़्यादा है, ठीक है, मिनिमम रेट ही अगर ज़्यादा है तो फिर सभी लोग अपने लेंडिंग रेट्स ज़्यादा कर देंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में, इसको याद रखना। अब रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म फंड्स दे रहा है, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स फंड दे रहा है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे कोलेट्रल देना पड़ रहा है, राइट। कोलेट्रल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब फ्री में लोन नहीं दे रहे हैं, कोलेट्रल ले रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पे, विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ फिक्स डेट एंड अ प्राइस, ठीक है। यानी कि इसमें रीपर्चेज ऑप्शन भी है। बैंक्स आरबीआई के पास आए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके, बोला हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो, ठीक है, उसके बदले में पैसे दे दो, ठीक है। यानी कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं बैंक आरबीआई के पास, राइट। और आरबीआई इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख ली और उनको बोला कि ठीक है मैं रख लेता हूँ, लेकिन बाद में जब आप ये सिक्योरिटीज़ मुझसे वापस लोगे तो ज़्यादा प्राइस पे लोगे, ठीक है, आपको हाईयर प्राइस पे सिक्योरिटीज़ वापस करूँगा मैं। इस तरह से एक प्रॉमिस होता है कि बैंक्स आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करेंगे और अग्री करते हैं बैंक्स कि बाद में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ज़्यादा प्राइस पे लेंगे, ठीक है, हाईयर प्राइस पे वापस लेंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। यही आपका वो जो हाईयर प्राइस है वही इंटरेस्ट हो जाएगा, वही रेपो रेट हो जाएगा, राइट। अब ये रेपो रेट अगर बढ़ा दिया आरबीआई ने, रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब बैंक्स के लिए कॉमर्शियल बोरोइंग जो है, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग जो है कॉस्टली हो जाएगी, राइट। और इस वजह से वो लोन के रेट अपने बढ़ा देंगे, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोगों को लोन लेने में मुश्किल आएगी, क्योंकि लोन में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं तो लोग लोन नहीं लेंगे। इस वजह से बोरोइंग में कमी आएगी, और बोरोइंग में कमी आएगी मतलब मार्केट में पैसा कम होगा, तो फिर इन्फ्लेशन डाउन होगा। इन्फ्लेशन डाउन होगा कैसे? पैसा कम होगा तो चीज़ों की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। इसलिए रेपो रेट को बोलते हैं इट हेल्प्स रेगुलेट लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। तो बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस समझ लेना। रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है विद कोलेट्रल है, कोलेट्रल क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। वहीं बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसमें कोई कोलेट्रल को रीपर्चेस करने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस समझ आ गया। अब रिवर्स रेपो रेट पढ़ो। रेपो रेट में क्या हो रहा था? आरबीआई बैंक्स को मनी दे रहा था। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स से मनी ले रहा है, ठीक है, आरबीआई बोरो कर रहा है बैंक से मनी, तो बिल्कुल उल्टा है, राइट। ये जो रेपो रेट है ये एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई बैंक से पैसे ले रहा है, ठीक है। क्यों आरबीआई बैंक से पैसे क्यों ले रहा है भाई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे? क्योंकि आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, राइट। कैसे वर्क करता है ये? सपोज आरबीआई ने डिसाइड करा कि हमारा 4% रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, और कोई बैंक है उसके पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो 100 करोड़ एक्स्ट्रा अगर बैंक आरबीआई को दे देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 4 करोड़ का, ठीक है, हर साल। तो बैंक इसलिए अपनी मनी आरबीआई को दे देंगे आसानी से 4% के इंटरेस्ट रेट पे, हर साल उनको 4 करोड़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो वो एक तरह के सेफ पार्किंग होगी बैंक से पैसे की। इस तरह से रेपो रेट वर्क करता है, याद रखना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी, ये सब इंटरेस्ट रेट होते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था, एक टूल है जिसमें आरबीआई क्या करेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाएगा, 1 से लेकर 3 साल तक के फंड्स। किसको? बैंक्स को, राइट। क्यों भाई? बैंक्स को 1 से 3 साल तक के आप फंड क्यों प्रोवाइड करा रहे हो? ताकि आपके बैंक्स की लिक्विडिटी इंप्रूव हो सके, ठीक है, और क्रेडिट फ्लो मार्केट में बढ़ सके। और ये जो आप फंड्स प्रोवाइड कराओगे, कौन से रेट पे प्रोवाइड कराओगे? रेपो रेट पे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। बस यही है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। 1 से 3 साल तक के फंड दिए जा रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस कब करा गया था? फरवरी 2020 में इंट्रोड्यूस करा गया था, जब कोविड-19 के जस्ट पहले स्लो डाउन आया था ना, उस टाइम पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस स्टार्ट किए गए थे। ये LTRO हेल्प करता है टू इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन एडिशन टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। ये सब मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा क्या होती हैं। कुछ टूल्स आज देख लेते हैं, कुछ कल में देखेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कैसे वर्क करता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सपोज रेपो रेट 6% है, ठीक है, और बैंक्स आरबीआई के पास आए, बैंक्स ने आरबीआई से बोरो करा 5,000 रुपये, 5,000 करोड़ रुपए बोरो कर लिए मान लो आरबीआई से। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए बोरो करा बैंक्स ने आरबीआई से, ठीक है। अब ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे ना आरबीआई को। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? क्योंकि रेपो रेट 6% है तो 6% इंटरेस्ट पे करेंगे इस 5,000 करोड़ पे। और आगे क्योंकि इन्होंने 6% इंटरेस्ट रेट आरबीआई को ही पे करना है, तो ये पब्लिक को पैसा कितने पे देंगे? 9 to 10% पे देंगे, इसलिए बैंक को प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से LTRO 3 साल तक के लगभग बैंक्स को प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म फंड्स देगा, ठीक है।
जितना वो आरबीआई को दे रहे हैं 6% रेपो रेट पे, उससे थोड़ा सा बढ़ा के मार्केट में लॉन्च कर देंगे, उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरह से एलटीआरओ को यूज़ करते हैं बैंक। तो एलटीआरओ का पर्पज़ यही है कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पब्लिक में लैंड करें। ठीक है, पर्पज़ यही है कि बैंक्स को फंड मिले आरबीआई से, और बैंक्स जो हैं पब्लिक को फंड दें ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ सके। ठीक है, लोग बिजनेस कर सकें और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि एलटीआरओ के थ्रू बैंक को पैसा मिल रहा है और बैंक को पैसा आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब सीआरआर क्या है? सीआरआर कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, कॉमर्शियल बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का एक परसेंटेज होता है दैट मस्ट बी केप्ट विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म। एक कॉमर्शियल बैंक की जितनी भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करना चाहिए बैंक को, वही सीआरआर है। सपोज़ बैंक के जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ है, डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट, टाइम मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक के पास क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं लोगों के ना, कुछ लोगों के डिमांड डिपॉजिट होते हैं बैंक में, कुछ लोगों के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं। तो जितना भी डिमांड वाले और फिक्स डिपॉजिट वाले जितने भी डिपॉजिट बैंक के पास है, सपोज़ टोटल पैसा बैंक के पास है 1000 करोड़ रुपये, ठीक है, अपने कस्टमर का 1000 करोड़ रुपये बैंक्स लेकर बैठे हुए हैं, और इस समय सीआरआर है 4.5% मान लो, राइट। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कि बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है, सीआरआर 4.5% है, इसका मतलब 45 करोड़ रुपए बैंक को आरबीआई को देने होंगे एज अ कैश, ताकि वो पैसा रिजर्व रह सके। ठीक है, बाकी 955 करोड़ बैंक अपना यूज़ करें, लेकिन क्योंकि सीआरआर 4.5% है तो 45 करोड़ रुपए बैंक आरबीआई के पास रखें, ये कंपल्शन है, दैट इज़ द सीआरआर। ठीक है, और ये कितना होगा? ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करता है, राइट। अगर ये सीआरआर बढ़ा दिया मतलब बैंक्स को ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, अगर ये सीआरआर कम कर दिया मतलब बैंक्स को कम पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास। और आपको पता है इसी वजह से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में सीआरआर के थ्रू, बस इतना ही याद रखना है, राइट। अगर बैंक्स आरबीआई के पास कम पैसे रखेंगे तो इसका मतलब बैंक के पास ज़्यादा मनी होगी वो लोगों को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए। अगर ज़्यादा लोन लोग लेंगे इकोनॉमी में तो ग्रोथ बूस्ट होगी, राइट। इस तरह से चीज़ों को लिंक करके पढ़ा को तो समझ आ जाएगा। बाकी इसके आगे कुछ और भी टूल्स हैं जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, वरना लेक्चर लंबा होगा। अभी इतना ही पढ़ो, इतना ध्यान से इसको रिवाइज करो, समझो इनमें क्या डिफरेंस है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।